पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए यह एमओयू सभी संपन्न हुआ है। आप अनुमान कर सकते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो मात्र 12 मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो पाए थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 45 जनपद ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 16 में निर्माणाधीन हैं, जिनमें 14 गवर्नमेंट के हैं, 2 पीपीपी मोड पर निर्माणाधीन हैं और आज 2 नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए एमओयू यहां पर होना मेडिकल एजुकेशन को प्रधानमंत्री मोदी जी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अवसर पर मैं मेडिकल एजुकेशन को और जिन संस्थानों से के साथ श्री राजीव सामाजिक शिक्षा सेवा संस्थान, ज्ञान चेतना एजुकेशनल सोसाइटी, इन दोनों संस्थाओं को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं कि समयबद्ध तरीके से ये 2 मेडिकल कॉलेजेस स्थापित करेंगे, न केवल मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में बल्कि हेल्थ क्वालिटी को उन जनपदों में प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में भी ये 2 नए मेडिकल कॉलेज महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। अनुमान कर सकते हैं मऊ में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, एक सपना था लेकिन अब ये साकार हो रहा है। शामली में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, लेकिन अब ये हकीकत बनता जा रहा है। ये 2 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों ने आज से 6 वर्ष पहले दूसरे क्षेत्रों में अपना ऐसा नाम कमाया था कि लोग वहां जाने में भी भयभीत होते थे। मऊ का नाम होता था तो माफिया के नाम पे लोग भयभीत होते थे, शामली का नाम आता था तो पलायन के नाम पे लोग कांपते थे। लेकिन अब वहां मेडिकल एजुकेशन के नए संस्थान स्थापित हो रहे हैं, यह एक उपलब्धि है और मैं इस अवसर पर हृदय से इन दोनों संस्थानों को आगे आने के लिए अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि मेडिकल एजुकेशन के द्वारा नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में क्वालिटी की दृष्टि से क्वालिटी एजुकेशन भी हो, क्वालिटी सर्विसेज भी हो, इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का चयन किया है और मुझे विश्वास है कि इन्होंने इनकी फीस दे चुके होंगे क्योंकि अक्सर ये लोग आते थे हमारे सामने कि फीस हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि मिशन निरामया के अंतर्गत जिस अभियान को हम लोगों ने गत वर्ष प्रारंभ किया था, आज वो देश की एक ब्रांड बनी हुई है। मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नर्सिंग और पैरामेडिकल का क्षेत्र उसका बैकबोन का काम करता है। हमने मेडिकल एजुकेशन की चर्चा तो की, लेकिन नर्सिंग और पैरामेडिकल को एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया था। हमारा प्रदेश का स्वयं स्टेट मेडिकल फैकल्टी बीमार हो चुका था और उनके नाम पर तमाम ऐसे संस्थान कार्य कर रहे थे जिनके पास न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न उनके पास फैकल्टी थी और उस दृष्टि से मिशन निरामया अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका था। और गत वर्ष जब इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। गत वर्ष 18 ऐसे संस्थान
जो मेंटर इंस्टीट्यूशन के रूप में अपनी सेवाएं दे सकें और दूसरे संस्थानों का मार्गदर्शन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। आज का समय भाषण का नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति क्वालिटी की हकीकत देखना चाहता है और क्वालिटी की हकीकत सबसे अच्छा माध्यम है हम कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से उसके सामने प्रस्तुत करें कि वास्तविकता क्या है, कैसे होना है। भाषण देने के लिए तो होते हैं, मंचों में बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, चलने के लिए सड़क नहीं लेकिन लोग मंगल तक की यात्रा करवा देते हैं। उन स्थितियों में अच्छा है कि हम पहले जमीनी हकीकत को ठीक कर लें, और ये एक जमीनी हकीकत थी कि 12 संस्थान नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया है वह अन्य संस्थानों को ले जाके दिखाएं और फिर वहां पर उनका भी मार्गदर्शन करें जिससे वे आगे बढ़ सकें। और इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रदेश भर के सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल के संस्थानों को एक रेटिंग उनकी तय की। अब प्रदेश के अंदर नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में जो भी हमारे युवा साथी अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहेंगे उनके लिए एक अवसर होगा कि इनमें से किसी भी एक संस्थान को चयन करके वे अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में इन संस्थानों का सहयोग ले सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण होगा वह ये कि 12 संस्थानों के साथ साथ मेंटर मेंटी संस्थान के जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, इस अभियान के अंतर्गत 8 नए संस्थानों को आज चयन करके उन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि वे भी इस मिशन निरामया के अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करेंगे। आज का अवसर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 25 करोड़ की आबादी के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमें अच्छे चिकित्सक भी चाहिए, अच्छे भी होते जा रहे हैं। आजकल क्या है कि सब चीजें ब्रीफ में मिल जाती हैं, क्यों बंदा जी शॉर्ट में मिल जाती सर, कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कहते छोटा सा ब्रीफ दे दीजिए, तो उससे हम जो है बिल्कुल अंदर तक नहीं जा पाते हैं। मेरा मानना है कि जब हम इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं, पढ़ने की बात करते हैं तो अधिकांश लोग आजकल ऑनलाइन या ब्लॉग या सोशल मीडिया पर उसी को पढ़ने के आदी हो गए हैं। इनके द्वारा भी काफी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन पुस्तक को पढ़ना और बारीकी से उसका अध्ययन करना ये अपने आप में एक अलग अनुभव है, अलग बात है। मैंने एक बार भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित शिवाजी सामंत की एक किताब ली, युगंधर, मुझे याद आ रहा है, यहीं पर रिकलेक्ट कर रहा हूं, और मैंने जब उसको पढ़ना प्रारंभ किया तो मेरे ख्याल से उसके कम से कम 1200 से सिर्फ 1500 पन्ने होंगे। जब तक वो पूरी नहीं हो गई, 1 महीना लगा होगा, 1.5 महीना लगा होगा, लेकिन एक तरह से उसका जैसे किसी चीज का नशा होता है, उस नशे की तरह हो गया। हर दिन कुछ न कुछ पढ़ते थे और लगता था कि कुछ नया मिलेगा। तो ये बातें, क्योंकि मैं यहां से इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग तो सब लोग जो है कुछ पढ़े हैं, कुछ पढ़ के आए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हमें वास्तव में ये विरासत में जरूर देना चाहिए। और आज महामहिम जी आपके आशीर्वाद से और ऋतु जी के प्रयासों से ये काम हमारा प्रारंभ हुआ है, और इस पुस्तकालय में जो उपलब्ध पुस्तकें हैं उस पुस्तकों से हमें हर प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा और हर मुश्किल को दूर करने के जो उपाय भी मिलेंगे। कॉल एंड सद्दा द्वारा लिखित प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में जब हमारा विधायकों का जब मैं पहली बार सुनकर आया था तो एक प्रशिक्षण वर्ग हुआ था, उसमें हमारे बहुत सारे लोग देश भर के आए थे। अभी
उन लोगों ने भी इस पुस्तक के बारे में विस्तार से हम सबको बताया, जिसके अध्ययन से आप जो हमारी संसदीय जो ज्ञान है, संसदीय विधि है, उसके बारे में अच्छा सा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। और सदन में कभी भी कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो हमारे जो विद्वान सदस्य हैं वो उस पुस्तक को ही देखते हैं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी भी अक्सर जो है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और विधानसभा अध्यक्ष जी के पास तो रखी रहती है। तो कहीं ना कहीं उन राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाए या कोई चीज ऐसी आ जाए जिसका समाधान न मिल रहा हो तो उसका भी तत्काल रूप से समाधान इसमें मिलता है। ऐसे अनेकों युक्ति युक्त प्रसंगों के बारे में जानकारी एवं समाधान इन पुस्तकों के माध्यम से हमको मिल सकता है। और विशेष रूप से जो लोग पहली बार सुनकर आते हैं उनके लिए ये हमारा जो पुस्तकालय है या सदन की कार्यप्रणाली है, जो उस समय क्योंकि जो भी सदन में आता है तो बाहर भले ही बहुत अच्छा बोलता होगा, लेकिन सदन के अंदर आकर जो है स्थिति थोड़ा बदल जाती है। क्यों श्रीकर जी ऐसा होता है सुरेश भाई? तो इसके अंदर आकर जो है थोड़ा वो एक हम लोगों को लगता है कि हम बड़े वैसे कई बार क्योंकि बोलते बोलते, और मुझे तो याद है कि पहली बार मैंने यशपाल जी से ही प्रश्न पूछा था, आप रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस समय, तो एक बग्गा चौवन गाँव के बारे में लगा था तो स्थगित हो गया। हालांकि सभी लोगों की एक परंपरा रही है कि जो नए हमारे सदस्य आते हैं उनको सबको जो है खूब प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं बोलिए, किसी की मैडन स्पीच होती है, ये होता है, प्रोत्साहन का एक तरीका होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पुस्तकें और हमारी जो विधानसभा का इस पुस्तकालय का हमेशा इसका उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पुस्तकालय में हमारे सदन से संबंधित कार्यसूची के अनुसार संचालित सदन की कार्रवाई, ऐसे तमाम चीजें और कार्रवाई के दौरान जो हुए व्यवधान हैं उन सभी के जो अभिलेख हैं वो उपलब्ध रहते हैं। और जैसा आपने कहा कि तिवारी जी के द्वारा दिए गए वक्तव्य हैं, हमारे प्रकाश पंत जी के द्वारा, उनके द्वारा भी तमाम ऐसे वक्तव्य इसके अंदर दिए गए हैं। और इंदिरा हृदय जी ने भी बहुत सारे वक्तव्यों पर यहाँ पर चर्चा की है। निश्चित रूप से उनको भी हम इस अवसर पर जहाँ इतना शानदार पुस्तकालय बन रहा है उन सब का ये भी स्मरण करें और पुराने जो अभिलेख हैं उनसे बहुत सारा मार्गदर्शन